हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको मिक्स करके क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि उसका क्या क्या आंसर होगा और उस पे किस तरह के सवाल चैप्टर 4 से और 5 से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल कैसे पूछे जाएंगे। हम लोग सवाल को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो ऑप्शन होते हैं उनमें किस तरह से घुमाया जा सकता है, हर तरह की प्रक्रिया को देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अजय कुमार सिंह, आपके केमिस्ट्री टीचर, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को निर्धारित करने के लिए नहीं है। मतलब इसमें कौन ऐसा है जो कि अभिक्रिया के वेग पर निर्भर नहीं करता है, मतलब अभिक्रिया के वेग को ना बढ़ाता है ना घटाता है, उसका कोई खास लेना देना नहीं है। तो पहला है तापमान। तो तापमान तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है घटाता है। जैसे कि हम कोई चीज को अगर गर्म करेंगे तो उसका अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और कम करते हैं तो घट जाता है। गर्मी के दिन में जो होता है खजुली खेसरा ज्यादा होता है, शरीर में इंफेक्शन ज्यादा होता है क्योंकि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी ये तो प्रभावित करता है, यानी ये आंसर नहीं होगा। अभिकारकों की स्वभाव पर तो अलग अलग अभिकारक अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं, इस पे भी निर्भर करेगा। लेकिन इसके आयतन पर निर्भर नहीं करता है कि 2 लीटर है 4 लीटर है, इस पे डायरेक्टली निर्भर नहीं करता है। हाँ, सांद्रता पर करता है लेकिन आयतन पर डायरेक्टली निर्भर नहीं करता। इसीलिए आंसर सही कौन सा है? सी। आयतन पर निर्भर नहीं करेगा, उत्प्रेरक पर भी निर्भर करेगा, किसकी अभिक्रिया हो रही है उस पर भी, या कितना ताप पर हो रहा है उस पर भी निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि शून्य क्रम यानी जीरो ऑर्डर का शून्य कोटि जो अभिक्रिया होती है उसके लिए दर स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। तो के का आपको मात्रक पूछा गया है सवाल में। तो जब के का मात्रक पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे कि के का मात्रक फर्स्ट ऑर्डर के लिए, पहले जीरो ऑर्डर की बात करेंगे तो इसके लिए होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये जो होता है किसके लिए है? जीरो ऑर्डर के लिए। अगर ये पूछेगा सेकेंड ऑर्डर, अगर जैसे हम इस सवाल में शून्य कोटि पूछे थे तो शून्य कोटि के लिए आंसर हो जाएगा ए। लेकिन सवाल में अगर प्रथम कोटि पूछे तो प्रथम कोटि के लिए होता है सेकेंड इनवर्स। यानी कि ये जो दिया गया है सेकेंड इनवर्स किसका मात्रक होगा? आपको फर्स्ट ऑर्डर का, प्रथम कोटि का सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से ये तो किसी का नहीं होता है। अगर ये बोल दे कि द्वितीय कोटि का बताइए तो द्वितीय कोटि का सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का मान जो होता है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये जो होगा किसके लिए? द्वितीय कोटि, ये प्रथम कोटि और ये शून्य कोटि। सवाल में आपको शून्य कोटि पूछा था, ये आंसर सही है। ठीक है, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपको है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें अर्हेनियस समीकरण में क्या प्रदर्शित होता है आपको, कि अर्हेनियस समीकरण को लेकर कि वह किसके किसके बीच के संबंध को दर्शाता है ये बताना है। तो पहले अगर ये बताना होगा तो आपको अर्हेनियस का समीकरण पता होना चाहिए। के बराबर ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बटे में आर इंटू टी, जिसमें के का मतलब होता है वेग स्थिरांक और इसका संबंध जो होता है ई का मतलब सक्रियण ऊर्जा, टी का मतलब ताप। ई का मतलब क्या है? सक्रियण ऊर्जा और टी का मतलब क्या है? ताप। यानी कि अर्हेनियस समीकरण में जो संबंध बताया जाता है वह वेग स्थिरांक का बताया जाता है। किसके साथ में? सक्रियण ऊर्जा के साथ में और ताप के साथ में। आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या दिया गया है? तापमान का दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक पर प्रभाव। तो ये तो बात सही है कि ये इन्हीं दोनों में क्या करता है? संबंध को दर्शाता है। सांद्रता और दर स्थिरांक, तो क्या इस अर्हेनियस के समीकरण में कहीं सांद्रता आया है? नहीं आया है। इसका मतलब यह सांद्रता पर प्रभाव नहीं दिखाएगा। उत्प्रेरक और दर स्थिरांक, उत्प्रेरक भी इस फार्मूला में नहीं है। सक्रियण ऊर्जा है लेकिन उत्प्रेरक नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अभिकारक के स्वभाव के बारे में भी इसमें कुछ नहीं चर्चा किया गया है, तो ये नहीं। आंसर सही कौन सा है? ए। अगर सवाल में तापमान के बदले एक ऑप्शन दे देता सक्रियण ऊर्जा तो, और दे देता ए तथा बी दोनों, तो हमको तापमान भी लेना पड़ता और साथ में सक्रियण ऊर्जा भी लेना पड़ता। ठीक है, तो ये दोनों पे दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या बोला गया है कि सक्रियण ऊर्जा क्या है। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर मान लेते हैं कि ए है और बी है तो ये किसी तीसरे से अभिक्रिया तब करेगा जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा तब। तो ये बॉन्ड तोड़ने में जो ऊर्जा लगती है, यानी कि यहाँ पर कुछ ऊर्जा दिया जाता है, ए अलग हो जाए और बी क्या हो जाए? अलग हो जाए।
तो दोनों को बॉन्ड को तोड़ने में ऊर्जा लगती है या अभिक्रिया को प्रारंभ करने में जो ऊर्जा लगेगी उसी को क्या कहा जाएगा, सक्रियण ऊर्जा कहा जाएगा। जैसे देखिए सक्रियण ऊर्जा, इसको पहले ये भी ध्यान रखेंगे, सक्रियण ऊर्जा का जो संकेत होता है ई ए, ठीक है। अभिक्रिया को होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, कम से कम ऊर्जा, जिससे क्या हो जाए, अभिक्रिया शुरू हो जाए। एक बार अभिक्रिया शुरू हो गया मतलब अब उसके बाद सक्रिय ऊर्जा का कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आंसर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, प्रथम क्रम यानी प्रथम कोटि, क्रम माने कोटि, ऑर्डर बोल दे, क्रम बोल दे, कोटि बोल दे, तीनों का मतलब सेम है कि अभिक्रिया के लिए आधे जीवन, आधा जीवन यानी अर्ध आयु, अर्ध आयु कहा जाता है T1/2 के लिए किसके समानुपाती होता है। तो फॉर्मूला देखेंगे T1/2 बराबर होता है 0.693 बटे में के, यानी कि यह क्या है, T1/2 का जो संबंध होता है वह किसके साथ होता है, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक के साथ होगा। और ये जो संबंध है, क्योंकि फार्मूला में नीचे है, ऊपर रहता तो समानुपाती और नीचे रहेगा तो इसको कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता के साथ, हमारे पास फार्मूला में है ये नहीं है, यानी इस पे निर्भर नहीं करेगा। अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर करता है लेकिन अर्धआयु इस पे निर्भर नहीं करेगा। दर स्थिरांक के व्युत्क्रम, हमारे पास भी ये संबंध जो निकाले हैं वो व्युत्क्रम का ही निकाले हैं। ये दर स्थिरांक के साथ समानुपाती नहीं होगा, इसका अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी तो ताप पर निर्भर करेगी लेकिन अर्धआयु का इसे लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि शून्य क्रम यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सांद्रता समय का आरेख कैसा होता है, कि जब शून्य कोटि अभिक्रिया होती है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ के बारे में बताना है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का जो ग्राफ होता है वह सीधा होता है, ये जो होता है शून्य कोटि के लिए जो होगा ग्राफ सीधा होगा, ये शून्य कोटि के लिए, ठीक है। लेकिन सवाल में आपको शून्य कोटि के जगह पर ऐसा भी होगा कि किसी सवाल में आपको जो होगा शून्य कोटि के जगह पर प्रथम कोटि दे दे, किसी सवाल में द्वितीय कोटि भी दे दे। तो अगर द्वितीय कोटि होता है तो उसका घातीय होता है, सॉरी प्रथम कोटि होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगा तो घातीय, और द्वितीय कोटि रहेगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रहेगा तो उसका ग्राफ परवलय के आकार का होता है, और वृत्त के आकार तो किसी का ग्राफ नहीं होगा। शून्य कोटि तो सीधी रेखा में ग्राफ, अगर यही प्रथम कोटि रहेगा तो घातीय ग्राफ रहेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, और सेकेंड ऑर्डर का रहेगा तो पाराबोला के आकार का ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ग्राफ होगा, ये ग्राफ भी ध्यान रखेंगे। अभी शून्य कोटि पूछे थे तो अभी आंसर ए है, लेकिन अगर पूछ देते फर्स्ट ऑर्डर तो घातीय, सेकेंड ऑर्डर तो परवलय, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, आगे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एक उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को कैसे बढ़ाता है। कि देखिए अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने या घटाने के बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे उत्प्रेरक होता है, तापमान होता है, दाब होता है, सांद्रता होता है, वस्तु की प्रकृति, इन सब पर निर्भर करेगा। लेकिन हमको टारगेट स्पेशली बोला गया कि नहीं उत्प्रेरक कैसे काम करेगा। तो देखिए उत्प्रेरक एक ऑप्शन दिया गया है सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाकर, अगर ऊर्जा और बढ़ जाएगा तो और टाइम धीरे लगेगा, यानी ये काम नहीं होगा। सक्रिय ऊर्जा को घटाकर, सक्रिय ऊर्जा मतलब प्रारंभ करने में लगी ऊर्जा, उस ऊर्जा को कम कर देंगे तो वह जल्दी प्रारंभ हो जाएगा, यानी ये आंसर क्या है, सही है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तापमान को बढ़ाकर, तापमान के साथ संबंध अभिक्रिया का वेग का होता है कि तापमान को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, लेकिन उसका उत्प्रेरक से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर सही कौन सा है, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि अभिक्रिया की दर स्थिरांक किस पर निर्भर करती है। अभिक्रिया का दर स्थिरांक कहने का मतलब कि क्या बोला गया है, के किस पर निर्भर करता है। तो के लिए अरहेनियस का फॉर्मूला अभी बताए हैं कि के बराबर होता है AE⁻⁻ बटे में RT, ये फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूला पर क्या संबंध आपको निकाला है कि वेग स्थिरांक जो होता है निर्भर करता है सक्रिय ऊर्जा पर और ताप पर निर्भर करता है, यानी कि यह किस पे निर्भर करेगा, तापमान पर निर्भर करेगा, एकदम तापमान पर निर्भर करेगा। सांद्रता तो फॉर्मूला में है ही नहीं, उत्प्रेरक पे भी नहीं करेगा, यानी कि जो वेग स्थिरांक होता है वह किस पे निर्भर करता है, तापमान पर। अगर सवाल में आपको सक्रिय ऊर्जा दे देता तो सक्रिय ऊर्जा पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ होगी। नाम से ही पता चल रहा है प्रकाश रासायनिक मतलब प्रकाश की उपस्थिति में होगा, यानी किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 10 में विस्फोटक अभिक्रियाओं में विशेषता क्या होती है, यानी कि जो विस्फोट करने वाली जैसे बम वम का होता है, धमाका वाला जो जितना भी होगा, तो वो सब अभिक्रिया कैसी होती है, कि क्या बहुत तेजी से अभिक्रिया होती है, बहुत धीरे अभिक्रिया होती है, मॉडरेट रेट पे होता है, कैसा होता है। तो जितनी भी विस्फोटक अभिक्रियाएं होती है उसमें अचानक से तापमान भी बढ़ जाता है और ताप और दाब दोनों बढ़ जाता है, जिसके कारण से वह विस्फोट कर जाता है, यानी कि वह अभिक्रिया बहुत उच्च दर से होती है। इतना जल्दी जल्दी अभिक्रिया होगा उसका टेम्परेचर और प्रेशर बैलेंस नहीं हो पाएगा, यानी कि ये जो अभिक्रिया कैसी होती है, बहुत तेज होता है। धीरे धीरे होगा तो विस्फोट नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अभिक्रिया का दर निर्धारक चरण क्या है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको कहा जाता है दर निर्धारक चरण, यानी आरडीएस। आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कि किस अगर अभिक्रिया एक से अधिक चरणों में हो रही है तो किस पे अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा, कौन उसका निर्धारण करेगा, तो वही निर्धारण करेगा जो सबसे धीमा होता है, जो सबसे स्लो अभिक्रिया होगी वही वेग को डिटरमाइन करेगा। आंसर ए सही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको भोज में अगर आप बैठे हैं, आप खाना खाना है, तो आप अगर मान लीजिए रोटी भी बन रहा है और सब्जी भी बन रहा है, तो एक चूल्ही पर रोटी बन रहा है और एक लंगे सब्जी बन रहा है, तो क्या रोटी बन जाएगा तो आपको भोजन मिल जाएगा? नहीं, जब तक कि सब्जी भी जो धीरे बन रहा था वो जब तक बन के तैयार नहीं होगा तब तक पूर्ण नहीं होगा। वही चीज अभिक्रिया के साथ होगा, जब 3-4 अभिक्रिया एक साथ होगी तो जो सबसे स्लो है, जो सबसे बाद में पूरा हो रहा है, उस पर क्या करेगा, अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आधा जीवन अर्धायु को कहा जाता है, तो T1/2 किस प्रकार निर्भर करेगा, तो T1/2 का फॉर्मूला होता है A0 बटे में 2K। क्या यही फॉर्मूला होता है अर्धायु का शून्य कोटि के लिए? अगर प्रथम कोटि के लिए पूछेगा तो T1/2 बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई K। ये नीचे वाला है प्रथम कोटि, ऊपर वाला है शून्य कोटि। अभी सवाल में हमको पूछा गया है शून्य कोटि, तो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होगा, A0 कहने का मतलब प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करेगा, क्योंकि फार्मूला में आ गया मतलब उस पर निर्भर करेगा, तो यानी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करेगा। और किस पे निर्भर करेगा, वेग स्थिरांक पर, के आ गया, यानी वेग स्थिरांक और प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करेगा और साथ में दर स्थिरांक, यानी ए भी सही है और सी भी। तो आपको अगर एक ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन डी देखिए, प्रारंभिक सांद्रता तथा दर स्थिरांक दोनों पर, यानी आंसर सही कौन सा है, डी आंसर आपका सही है। ठीक है, अब ये मत चला के कर देना कि ए भी मार देना, सी भी मार देना और डी भी मार देना, तो गलत हो जाएगा। अब है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर अभिक्रिया की दर, क्वेश्चन नंबर 13 है कि अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है, यानी आपको बताना है के का मात्रक, और आपको ये पता है कि अगर कोई भी मात्रक निकालना होगा तो उसके फॉर्मूला से निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के इंटू ए पे पावर एन। यही होता है वेग नियम, जहां पर के बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग, आप बटे में अभिकारक की सांद्रता पे पावर उसका कोटि रहेगा। तो अगर के का मात्रक बताना है तो आपको इन सब का मात्रक पता होना चाहिए। जैसे कि अभिक्रिया का वेग का ये मात्रक भी याद रखेंगे, अभिक्रिया का वेग का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स, हो गया, बटे में सांद्रता मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये मात्रक होता है अभिक्रिया के वेग का। सांद्रता का मात्रक होता है मोलरता का मोल लीटर इनवर्स, और इस पे पावर हम दे दिए यन। तो कटाने से पहले आपको यन का मान नहीं पता रहेगा तो आप इसका मात्रक अच्छे से ज्ञात नहीं कर पाएंगे। यन कहने का मतलब अभिक्रिया की कोटि पता होना चाहिए। तो अभिक्रिया की कोटि अगर जैसे कि ये है, ये कब है, जब आपका अगर शून्य कोटि अभिक्रिया रहेगा तब। लेकिन यहां पर हमारे पास अभिक्रिया की कोटि नहीं बताई गई है,
तो वेग स्थिरांक का मात्रक भी नहीं बता पाएंगे। यह अभिक्रिया की क्रम कहने का मतलब कोटि पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। जिस कोटि की अभिक्रिया होगी उसके हिसाब से मात्रक बदलेगा, ठीक है। और इसी फॉर्मूला से निकलेगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बटे में मोल लीटर। अगर जीरो रहेगा तो यहाँ पर जीरो लिख देंगे, एक रहेगा एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, रख के घटाएंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को क्या करता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को कैसे बढ़ाता है। ये सवाल एक बार और आया है, रिपीट में क्वेश्चन है। तो यह क्या करता है, उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा, जो सक्रिय ऊर्जा होती है उसको घटा देता है, कम एनर्जी पर काम करना चालू कर देगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15, सक्रिय ऊर्जा क्या होता है। डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि सक्रिय ऊर्जा क्या है। तो सक्रिय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी अभिक्रिया को प्रारंभ करने में लगती है। तो यानी कि यह कहां पर होगा कि अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली नहीं, ये गलत है। अभिक्रिया की अभिकारकों की कुल ऊर्जा नहीं, अभिकारक उत्पादन परिवर्तित करने में लगी आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। जो न्यूनतम ऊर्जा होती है अभिकारक को प्रतिफल की तरफ बदलने में, बॉन्ड को तोड़ने में लगी न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहा जाएगा, सक्रिय ऊर्जा कहा जाएगा। आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, 2 बार 3 बार देखेंगे, तो इसमें हम भले ही 40 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन इस 40 के आधार पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं उसके बारे में भी बताया गया है, जिससे आपका परीक्षा का कोई भी सवाल चैप्टर नंबर 4 से या चैप्टर नंबर 5 से, केमिकल काइनेटिक और पृष्ठ रसायन के जितने भी सवाल आ सकते हैं उन सब के बारे में चर्चा है। तो आपका परीक्षा का एक भी सवाल नहीं छूटेगा अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और इसको रिवीजन करते हैं, बात को ध्यान में बैठा के रखते हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया का क्रम किसके से निर्धारित होता है। यानी किसी अभिक्रिया का क्रम कहने का मतलब कोटि किसके जरिए निर्धारित होता है। तो अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करने के लिए फॉर्मूला रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के इंटू ए पे पावर यक्स और बी पे पावर क्या, वाई। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, यक्स प्लस वाई। कहने का मतलब जो सांद्रता है इसके घातांक के योग को ही कहा जाता है अभिक्रिया की कोटि। अगर परीक्षा में पूछ दिया कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो वेग नियम समीकरण में सांद्रता के घातांक के योग को कहा जाता है अभिक्रिया की कोटि। और ये जो कोटि होता है ये क्या होगा, अभिकारकों की सांद्रता, दर स्थिरांक, अभिक्रिया का पूरा होने में लगा समय, उत्प्रेरक। तो ये जो कोटि निर्भर कर रहा है वह सांद्रता का घातांक है, यानी अभिकारकों की सांद्रता से संबंधित है, ठीक है। यानी आंसर सही कौन सा है, ए आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। तो संक्रमण अवस्था क्या होगा कि जब एक अभिक्रिया हो रही है, कोई भी अगर अभिक्रिया होगी, तो मान लीजिए ए है बी है, अब ये जो होगा बाद में अभिक्रिया करने के बाद बना दिया ए सी और बी क्या हो गया, इससे अलग हो गया, ए है सी है और बी इससे अलग हो गया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि पहले ए और बी के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, धीरे धीरे टूट रहा है, और वैसे ही धीरे धीरे सी के साथ क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। कुछ समय बाद ये बॉन्ड इसका टूट जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। तो यानी ये जब बॉन्ड कुछ टूट रहा है, कुछ बॉन्ड बन रहा है, तो ये अभिकारक और ये प्रतिफल। बॉन्ड टूटने से पहले की स्थिति अभिकारक, टूटने के बाद बन के तैयार हुआ प्रतिफल। लेकिन दोनों के बीच की अवस्था, जब कुछ बॉन्ड बना है कुछ टूटा है, तो यहां पर हमारे पास जो अवस्था होती है इसको कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, संक्रमण अवस्था कहा जाता है। यह क्या होता है कि यह अवस्था जहां अभिक्रिया पूरी हो चुकी है, नहीं, जब पूरा हो जाएगा तो बनेगा प्रतिफल। जब अभिक्रिया पूरी हो चुकी होती है तो क्या कहा जाता है, प्रतिफल कहा जाता है। वह अवस्था जहां अभिकारक और उत्पाद समान मात्रा में हो, नहीं, जब समान मात्रा में होते हैं तो उसको कहा जाता है साम्य अवस्था, उसे कहा जाएगा साम्य अवस्था, ठीक है। जब अभिकारक और प्रतिफल समान मात्रा में होंगे, इधर का उधर उधर का इधर कर रहा होगा, वह अस्थिर अवस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद एक साथ होते हैं। तो जहां पर क्या होगा कि यह ना अभिकारक की तरफ है ना प्रतिफल, दोनों एक साथ रहते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन अवस्था कहा जाता है। यह अस्थिर होता है, स्टेबल, अस्थाई नहीं होता है, ठीक है।
चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें बताया गया है कि प्रथम क्रम यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर समीकरण क्या होता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए R बराबर के ए पे पावर कितना लिखेंगे? अगर 1 लिख देंगे प्रथम कोटि, अगर 0 लिख देंगे शून्य कोटि, 2 लिख देंगे द्वितीय कोटि। सवाल में बोला गया प्रथम कोटि तो पावर कितना रहेगा? 1, यानी आंसर सही है 1। अगर 2 बोल दिए द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि और ये शून्य कोटि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा कारक रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 1 वाला भी यही था कि तापमान तो प्रभावित करता ही है, दाब गैस के केस में प्रभावित करता है, अभिकारक की सांद्रता तो हर केस में प्रभावित करेगा, लेकिन उत्पाद की सांद्रता से इसका कोई लेना देना नहीं है कि जो प्रतिफल बन रहा है वह कितना बन रहा है, क्या बन रहा है, उसका अभिक्रिया के वेग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आंसर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए अवशोषण में गैस का अवशोषण क्षमता तापमान के साथ किस प्रकार बदलती है। तो देखिए आपको बोला गया है कि अवशोषण में गैस की अवशोषण क्षमता तापमान के साथ किस प्रकार बदलती है। तो देखिए अगर अवशोषण की बात करेंगे तो अगर भौतिक अधिशोषण होगा तो वह क्या करेगा, कम ताप पर भौतिक अधिशोषण होता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे क्या होते जाता है, वह बदलते जाता है। यानी कौन सा अवशोषण? भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण तापमान पर निर्भर करता है, रासायनिक अधिशोषण ताप पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सतह पर अवशोषित पदार्थ की स्थिरता किस पर निर्भर करती है, कि कौन सा पदार्थ जो है किस पे कितना निर्भर करेगा, कहां पर उतना स्थायी रहेगा, वह किस पे निर्भर करेगा। अधिशोषण तापमान पर, दाब पर, सतह के क्षेत्रफल पर, उपरोक्त सभी। तो अगर मान लीजिए ये सतह है, इस पे धूल कण इकट्ठा हो रहे हैं, तो अगर कितना स्थिर रहेगा, ये क्या होगा, तापमान पर भी निर्भर करेगा। गर्म कर देंगे तो यह अपने से छोड़ के हट जाएगा, या दबाव पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी। अगर बड़ा क्षेत्रफल होगा तो ज्यादा निर्भर रहेगा, कम क्षेत्रफल होगा तो उतना ज्यादा अधिशोषण नहीं होगा। यानी इन सभी पर निर्भर करता है। आंसर सही है डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 22 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, कि कोलाइड विलयन में शुद्ध करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो अगर कोई कोलाइड है उसको साफ करना रहेगा तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? आसवन विधि तो एकदम ना। ठीक है। ये अपोहन, ये जो है अपोहन विधि है, अपोहन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यानी आंसर सही कौन सा है? बी। ठीक है। अपोहन विधि द्वारा क्या किया जाएगा? कोलाइड का शोधन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23। ठोस तौल का उदाहरण क्या है, मतलब ठोस तौल क्या है। तो ठोस तौल क्या होता है? ठोस तौल जो होता है वह ठोस में ठोस का सॉल्यूशन जो बनेगा वह ठोस तौल का निर्माण करेगा। ठीक है। यानी आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है। तो अगर टिंडल प्रभाव की बात करेगा तो टिंडल प्रभाव होता क्या है कि जब कोलाइडीय विलयन में प्रकाश की किरण को गुजारेंगे, ये हमारे पास में कोलाइड है, अगर इसमें हम प्रकाश को ऐसे गुजारे तो यह क्या होगा, अब माध्यम में फैल जाएगा। और क्यों फैल रहा है? क्योंकि कोलाइड में छोटे छोटे कण होते हैं और प्रकाश इसी से टकराता है तो ऐसे तरंगीय पथ पर चलने लगता है, और इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। ठीक है। सी। अगला रासायनिक अवशोषण में कितनी परतें होती हैं। तो जब रासायनिक अवशोषण होगा तो वहां पर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के बीच में रासायनिक आबंध बनेगा, यानी इनके बीच में सतह को बनेगा, एक बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बनेगा। यानी आंसर सही कौन सा है? ए आंसर सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए भाई क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन में भौतिक अधिशोषण में उत्सर्जित ऊष्मा का सीमा क्या होती है। तो ये सवाल जो है ध्यान से समझिएगा, भौतिक अधिशोषण में कितना ऊर्जा का मान होता है।
तो भौतिक अधिशोषण में 20 से 40 जूल किलो जूल पर मोल। और अगर रासायनिक सवाल में पूछ देता, इस सवाल में भौतिक पूछा था, आंसर ये सही है, लेकिन अगर रासायनिक पूछेगा तो लिखेंगे 80 से 240 किलो जूल पर मोल, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में न रहे तब कौन सा लेंगे, तो इसके लिए रेंज देखेंगे कि ये कितना के अंदर में आ रहा है। तो इसके लिए आंसर लेना पड़ता है हमको 40 से 400, क्योंकि 20 से 240 क्या 40 से 400 के अंदर में है, यानी कि ये अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो इसको भी लिया जा सकता है, ठीक है। नहीं तो भौतिक अधिशोषण में 20 से 40 जो सवाल में पूछा गया आंसर है। अगर रासायनिक पूछेगा तो 80 से 240, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला गया है कि चारकोल द्वारा कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, यानी चारकोल किस गैस को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है इन चारों में। तो इन चारों में यदि बात करेंगे तो यह जो अवशोषण करना है वह छिद्र पे निर्भर करता है, और इसमें देखा जाता है कि अमोनिया गैस का सबसे अधिक हो रहा है, यानी कि डी आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्या बोला गया, धूमकेतु पुंज किसके कारण से दिखाई देता है। आप देखेंगे टूटता हुआ तारा या जो धूमकेतु होता है, यह जब दिखाई देगा तो ऐसे जब दिखाई देगा तो इसके पीछे इसे पूंछ जैसा बना हुआ रहेगा। तो यह जब ऐसे पूंछ जैसा जो बना हुआ दिखाई देता है, यह किसके कारण से दिखाई देता है, उसका पूंछ तो होता नहीं है लेकिन दिखाई देता है, तो यह दिखाई देता है सूर्य पवन के कारण से, दिखाई देता है सूर्य पवन के कारण से, या फिर बोलेंगे सूर्य विकिरण के कारण से, रेडिएशन के कारण से दिखाई देता है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 में कि निम्न में कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, तो आपको बताना है कि इनमें कौन टिंडल प्रभाव दिखाएगा नहीं दिखाएगा। तो टिंडल प्रभाव अगर कोई कोलाइड है तो टिंडल प्रभाव दिखाएगा, कोलाइड नहीं है तो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देगा। तो सोने का कोलाइड कोलाइड होता है, निलंबन भी दिखाएगा, और इमल्सन भी जो होता है कोलाइड होता है, तो अभी क्या करेगा, टिंडल प्रभाव को दिखाएगा। लेकिन चीनी का घोल, जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो वह विलयन बनता है, और क्योंकि वह विलयन है तो विलयन कभी भी टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा, यानी आंसर सही कौन सा है, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला गया है भाई कि एक अवक्षेप को कोलाइड में बदलने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे। तो अगर कोई अवक्षेप बन गया है, मतलब नीचे पेंदी में इकट्ठा हो गया, तो ताजे बने अवक्षेप के लिए जो विधि होती है वह पेप्टीकरण विधि होती है, यानी पेप्टाइजेशन। आंसर सही है ए, ठीक है। अगला है 31 कि भौतिक अवशोषण की अवस्था किस तापमान पर होती है। तो जब भौतिक अधिशोषण, देखिए अवशोषण दो होता है, एक भौतिक अधिशोषण और एक रासायनिक अधिशोषण। तो सवाल अगर भौतिक अधिशोषण की बोलेगा तो भौतिक अधिशोषण सामान्य तापमान पर यानी कमरे के तापमान पर होता है, तो आपको ये रूम टेम्परेचर भी इसको बोला जाएगा, या फिर कमरे के तापमान पर, ए आंसर सही, ठीक है। अगर यही चीज क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा एक जलप्रिय कोलाइड है। जलप्रिय यानी कि जल स्नेही, जलप्रिय कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जल स्नेही, लायोफिलिक। लायोफिलिक कौन है, चार ऑप्शन दिया गया है, जिलेटिन, गम, कोयला और दूध। तो इसमें जिलेटिन भी आंसर सही है, जिलेटिन भी जो होता है लायोफिलिक होता है, और गम यानी कि गोंद, ये दोनों जो होते हैं द्रव से नहीं होते हैं। आंसर ए भी सही है और आंसर बी भी सही है, इसका दोनों आंसर सही है। दूध जो होता है यह इमल्सम होता है, ये भले ही पानी में घुल जाता है लेकिन इसमें जल और तेल के दोनों कण होते हैं, तो यह इमल्सम होता है, ठीक है। कोयला तो द्रव विरागी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला गया है, प्रथम क्रम यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 99.9% पूरा होने में कितना समय लगता है। कितना प्रतिशत पूरा होने में, 99.9%। इतना परसेंट पूरा होने में याद रखेंगे 6.93। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा धातु अपने से स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। तो प्राकृत में स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाला धातु सोना, प्लेटिनम, चांदी।
तो यहाँ पर दिया गया है क्या, सोना नहीं दिया गया है, दिया गया है प्लेटिनम, तो आंसर सही है प्लेटिनम। ठीक है, आप लोगों को 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कोलाइड कणों को विद्युत क्षेत्र में आंदोलन, सॉरी ये आंदोलन नहीं होगा, गमन या फिर गति होगा, कि कोलाइड के कण जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वह गति करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है विद्युत कण संचलन। क्या कहा जाएगा, विद्युत कण संचलन या विद्युत संवहन। बी आंसर क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक कहा जाता है द्रव स्नेही को, कि कौन सा द्रव स्नेही है। इससे पहले भी सवाल में पूछा गया है, अगर दूध बोलेगा तो दूध एक प्रकार का इमल्सम होता है, वह लायोफिलिक लायोफोबिक का बात ही नहीं है। गोंद जो होता है द्रव स्नेही होता है, आंसर ये सही है। अगर कोयला बोलेगा तो कोयला जो होता है, वैसे कुहासा या कोयला दोनों जो होता है द्रव विरागी होता है। रक्त भी जो होता है, रक्त में बहुत सारे कण एक दूसरे से घुले होते हैं, ये भी द्रव विरागी, ये भी द्रव विरागी। दूध है इमल्सम, ये है अकेला द्रव से नहीं गोंद। एक इसके अलावा गोंद के अलावा होता है जिलेटिन। और सवाल में कभी जो होगा आपको पूछ सकता है कुहासा को लेकर, कोयला को लेकर या रक्त को लेकर, तो इसके लिए ध्यान रखेंगे ये द्रव विरागी लायोफोबिक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, टिंडल प्रभाव किसमें होता है। तो टिंडल प्रभाव किसमें होगा, घोल यानी कि विलयन नहीं होगा, विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं देखा जाएगा, अवक्षेप में भी नहीं देखा जाएगा, देखा जाता है सॉल में या कोलाइड में देखा जाता है। किसी कोलाइड में क्या होगा, टिंडल प्रभाव देखा जाएगा। ठीक है, अगला अगला हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 39, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन सबसे अधिक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। अगर ऑक्सीकारक बोलेंगे सबसे शक्तिशाली, तो जो बड़ियार है F माइनस, ये क्या है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, और सबसे दुर्बल है I माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नंबर सवाल देखिए, दिया गया है कि हीरे कार्बन की पैकिंग क्षमता बताइए कि कितना प्रतिशत स्थान रिक्त रहता है और कितना प्रतिशत स्थान इसमें भरा रहता है। तो हीरा में जो होता है 34% स्थान भरा रहेगा और 66% स्थान खाली रहेगा, यानी आंसर सही कौन सा है, ए आंसर सही है। ठीक है, आपको अब जो है हम 40 क्वेश्चन करा चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आपको अब किस टॉपिक पे, क्या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके बताइए, उस पर हम आपको वीडियो बना के देंगे। ठीक है।